हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। जैसा आपको पता है इंग्लिश का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी स्टार्ट करते हैं एसएसटी शुरू करेंगे। हिस्ट्री से सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो गया है और काफ़ी सारे जैसे अभी हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड हो चुका ऑलरेडी और काफ़ी सारे लेसन ऐसे हैं जो हट गए हैं और काफ़ी सारे लेसन ऐसे भी हैं जिनको बीच में से शॉर्ट कर दिया, यानी कि आधा लेसन आपके सिलेबस में है आधा नहीं है। तो लेकिन लेसन थर्ड आपका पूरा कंप्लीट आपके सिलेबस में। लेसन पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड, और जो लेसन जितने जितने शॉर्ट होंगे उतने उतने ही करेंगे, बाकी हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर। तो लेसन 3 इज द रूलिंग द कंट्री साइड, मीन्स टू से कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम इंडिया आई तो उन्होंने किस तरह पूरे देश को अपने ट्रैप में लिया, कैसे उन्होंने अपने आप को एक रूलिंग पोजीशन में ले आए वो लोग धीरे धीरे। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप से ही होगी, इसमें इंडियन जो राजा लोग थे, बेसिकली बंगाल के जो एरियाज़ का जो थे उस वक्त के नवाब वगैरह थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था इनको ये पावर देने में। कैसे, देखते हैं। कंपनी बिकम्स द दीवान। सबसे पहले कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान का दर्जा दिया गया। दीवान मतलब एक एरिया की रूलिंग अथॉरिटी जिसको कह सकते हैं। ऑन अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 के अंदर द मुगल एम्परर अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। एक मुगल राजा ने, उस दौरान के तत्कालीन मुगल राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया कंपनी को। द एक्चुअल दीवान में फिर से बता दूं कि दीवान मीन्स द अथॉरिटी, रूलिंग अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड द इंडियंस एज विटनेसेस। तो एक्चुअल जो घटना ये थी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके टेंट के अंदर एक मीटिंग हुई जहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन थे, यानी कुछ अंग्रेज थे एंड कुछ इंडियंस भी थे। बट अगर आप ऊपर की इस पेंटिंग में देखेंगे तो पेंटिंग में तो यूँ लग रहा है जैसे दरबार सजा हुआ हो, लेकिन एक्चुअल वो थी एक टेंट के अंदर की एक स्टोरी है ये। बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट शोन एज द मैजेस्टिक ओकेशन, एक मैजेस्टिक ओकेशन कह सकते हो जिसमें राजा के दरबार का एक सिस्टम बना हुआ है पेंटिंग के अंदर, तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। टेक प्लेस इन अ ग्रैंड सिटिंग, जहाँ पर एक ग्रैंड सिटिंग है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बीच में खुद एक राजा महाराजा या कोई जो हेड बैठा हुआ है। द पेंटर वॉज कमीशन बाय द क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन द क्लाइव्स लाइफ। एक्चुअली जो पेंटर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसने क्लाइव्स ने खुद अपने लिए हायर किया था कि वो जितने भी रॉबर्ट क्लाइव के जो लाइफ के जो मेमोरेबल पल हैं उनको अपनी पेंटिंग्स में रिकॉर्ड कर सके। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। और एक दीवान दीवान मिल बन जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपने की सच होने जैसी बात थी, जो उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा शायद, या किया होगा थोड़ा, इतनी जल्दी उनको दीवान बना दिया जाएगा शायद ने ऐसा उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। बट उनके लिए एक बड़ा वो है, एक मोमेंट थी ये। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। और एक दीवान के तौर पर जो कंपनी थी, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर की उनको एक पावर और दे दी गई एज अ दीवान, कि जो फाइनेंशियल मामलों का, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक या पैसों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका इनको हेड बना दिया गया, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया पूरी टेरिटरी का। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्टरिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब वो सोचने लगे थे भी जो एरिया उनको दे दिया गया है वहाँ का जो पूरा जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर करनी स्टार्ट कर दी। दिस हैड टू बी डन इन अ वे that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। और ये जो इन्होंने जो रेवेन्यू यानी कि टैक्स को और ज़्यादा बढ़ाने की जो इन्होंने ये सोच रहे थे, ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो कुछ इन्होंने इस तरीके से सोचना था कि ताकि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो ईज़िली ये लोग उसको फुलफ़िल कर पाएँ। तो कुछ इस तरह से उस टैक्स में ये लोग वृद्धि करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे।
A trading company had also to ensure that it could buy the products at needed sorry ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. इसके अलावा ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने कंपनी आई थी, तो ये भी चाहती थी कि ये मार्केट में कोई भी सामान ईजिली खरीद सके मार्केट से, जो इनको ज़रूरत हो, जो इनको नीड हो जिस चीज़ की इनको। और इसके अलावा एक और अथॉरिटी चाहते थे कि किसी भी माल को, किसी भी बाज़ार के अंदर किसी भी सामान को ये इजीली बेच पाएँ एज़ पर ऑन विश, खुद की इच्छा के अनुसार ये सामान खरीदें, खुद की इच्छा के अनुसार ये बाज़ार में सामान बेचें। तो ये सारी चीज़ें ये चाहते थे कि भी हो जाए किसी तरीके से, ये सारी अथॉरिटी इनके हाथ में आ जाए। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. अब जब काफ़ी साल तक, कुछ सालों तक इनका ये काम धंधा चला इस तरह से एज अ दीवान, और छोटे मोटे इनको कुछ ओहदे और मिल गए, पोस्ट और मिल गई, तो उसके बाद इनको धीरे धीरे पता चल गया भी अगर थोड़ा सा कॉशन के साथ, थोड़ा सा अगर धैर्य के साथ, थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर ये काम करें तो काफ़ी कुछ इनको हासिल होने वाला है। बीइंग एन alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoy authority and prestige. तो अपने आप में एक बड़ी पावर बनने के लिए इनको ज़रूरत भी क्या थी कि जो पास्ट में जितने भी लोग रूल कर चुके हैं, जिन्होंने इस अथॉरिटी को एंजॉय किया है, इस प्रेस्टीज को, इस सम्मान को उन्होंने जो एंजॉय किया है, उन सब के ऊपर भी इन्होंने पूरा, उनके ऊपर अवर में स्टडी किया पूरा का पूरा। दोस हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। अब जिनके पास लोकल पावर थी, छोटी मोटी पावर थी, छोटे मोटे जो ओहदे थे, जो पोस्ट थी जिन लोगों के पास, तो उन लोगों को कंट्रोल तो करने दिया गया, बट हाँ, तो पूरी तरह से उनसे पोस्ट छीनी नहीं गई, बट उनके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना अधिकार स्टार्ट कर दिया। हाउ वॉज दिस टू बी डन? ये किया कैसे जाए, यानी कि पूरी तरह से अपने हाथ में पूरी पावर कैसे ली जाए। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. अब इस लेसन के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि भी किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया, पूरी कंट्री में को एज अ कॉलोनी उन्होंने कैसे डेवलप किया। कॉलोनी क्या होती है बेटा, कि मैं बताता चलूँ आपको, कॉलोनी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर, जिसको पॉलिटिकली, जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार ना होकर मिलिट्री के थ्रू जिसको अपने अंडर में कर रखा हो। तो इंडिया में भी देखिए, इंडिया के अंदर कोई भी ब्रिटिश का कोई पॉलिटिकल एरिया नहीं था, उनकी आर्मी थी यहाँ पर, उनकी जो डिपार्टमेंटल पुलिस कह लीजिए, आर्मी थी, उनके अंडर में थे हम लोग। तो ऐसी कोई जगह जो किसी डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में ना होकर किसी आर्मी वगैरह के अंडर में रहती हैं, तो उसे हम लोग कॉलोनी का नाम देते हैं। तो कैसे वो रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, पीपल्स के जो राइट हैं उनको रीडिफाइन करें अपने हिसाब से, तो ये सारा सिस्टम उन्होंने कैसे किया। और फसलें, यहाँ तक कि फसलें भी किसान वही बोता था जो वो चाहते थे। कैसे ये सब कुछ किया उन्होंने? सबसे पहले रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो कैसे आता था। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन चुकी थी, बिकॉज बंगाल के जो मुगल रूलर थे उन्होंने उनको वहाँ का दीवान बना दिया था। बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, लेकिन अभी भी वो अपने आप को एक ट्रेडर, एक व्यापारी के रूप में देखते थे। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू बिकम इनकम, बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। हालांकि उन्हें, उनकी तो इच्छा थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिले, टैक्स मिले, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा कोई बड़ा सिस्टम या बड़ी कोई कलेक्शन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो धीरे धीरे पैर पसारना चाहते थे। एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन, सेल क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब उनका जो मेन मकसद था कि उस वक्त कभी टैक्स तो उतना ही बढ़ाएं जितने की ज़रूरत है, हल्का फुल्का सा, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बढ़िया वाला कॉटन और सिल्क खरीद लिया जाए इंडियन ट्रेडर से सस्ते में, जितना सस्ता हो सके। यानी दोनों काम हो गए, टैक्स भी मिल जाएगा और वहाँ का जो सबसे बढ़िया वाला क्वालिटी जो प्रोडक्ट होंगे, कॉटन या सिल्क होगा, वो भी इनको चीपली मिल जाए। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ द गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। अब लगभग 5 साल में जो सामान कंपनी लाती थी उसका जो रेट्स थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब
1865 तक तो कंपनी क्या करती थी कि भाई सोने के बदले में वहाँ से गोल्ड और सिल्वर के बदले में सामान खरीदती थी भारत से. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन द बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. और लेकिन अब जो रेवेन्यू आता था, जो टैक्स आता था, वही काफ़ी था सामान खरीदने के लिए. यानी यहीं का पैसा यहीं इन्वेस्ट कर देते थे. तो चालाक तो वो लोग थे. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. और इसी के चलते, और ये क्लियर थी कि भी धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कंपनी अपना पैसा हमारे पे हमारे से लूट कर और हमें ही मतलब वो दे रही थी, और समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं. तो इसका डायरेक्ट मतलब तो ये था कि बंगाल की जो इकोनॉमी है, बंगाल का जो फाइनेंशियल सिस्टम बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम में आने वाला था, क्राइसिस होने वाला था उसका. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जितने भी आर्टिशंस थे वहाँ के, जो वो थे कलाकार कह लीजिए उनको, या यूँ कह लीजिए जो छोटे मोटे घरेलू जो चीज़ें बनाते थे, या जो छोटे मोटे आर्टिस्ट जो लोग कॉटन का सिल्क का जो काम करते थे, अब वो लोग भी टोटली धीरे धीरे ख़त्म होने लगे. उनका काम ख़त्म होने लगा बिकॉज उनको फोर्स किया जाता था कि भी कंपनी को ही माल बेचना है, और बेचना भी कम रेट्स पे है, तो वो अपना लागत भी नहीं निकाल पाते थे वहाँ से. पेशेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. और जो गरीब थे, जो मजदूर वर्ग था, जो मजदूर लोग थे, वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. अब उनको वो जो ड्यूज जो उनको ज़रूरत होती थी वो भी उनको पे नहीं किया जाता था, क्योंकि वो ड्यू पे नहीं कर पाते थे. आर्टिसनल्स प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. जितने भी हाथ से जो सामान तैयार होता था भारत के अंदर, ऐसे छोटे मोटी जो घरेलू फैक्ट्रियां थी, घरेलू जो आर्टिस्ट थे, वो सारे के सारे अपने आखिरी वक्त पर थे. यानी कि वो ख़त्म हो गया सिस्टम. जितना वो सामान उनको बनाने में, प्रोडक्ट तैयार करने में जितना उनका पैसा लग जाता था, उतना उनको वापस मिलता नहीं था माल बेचने पे. एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स. यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था, जो खेती से जो फसलें हमारे यहाँ आती थी, वो भी कहीं ना कहीं खात्मे पर थी. तो देन इन 1717 अ टेरेबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. 1770 के अंदर एक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग बंगाल में मर गए. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. लगभग 1/3, यानी कि 1/3 जो पार्ट पॉपुलेशन का था वो इस फेमाइन की भेंट चढ़ गया पूरा का पूरा. उसके बाद देखिए ये जो बॉक्स है बेटा, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है उस वक्त के लोगों के बारे में, तो ये आप खुद रीड करेंगे. क्लियर. हम लोग नेक्स्ट आगे लेसन स्टार्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव. अब दूसरी तरफ गांव के लोग हैं जो कल्टीवेटर हैं, उनके लिए जो कंडीशन है बड़ी खतरनाक बन गई. द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड इट्स राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर. जितना पैसा वो जमींदार को पे करते थे वो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें भी उनके हाथ से बिल्कुल निकलती जा रही थी. इनसिक्योर हो गया था सिस्टम पूरा. टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर. और फिर वही ज़मीन के अंदर फसल बोने के जो खर्चा था वो किसी मनी लेंडर से, किसी आड़ती से, जिसे हम लोग आजकल कह देते हैं, उनको पैसे उठाने पड़ते थे लोन पे. एंड व्हेन द फेल टू पे द रेंट ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस. और अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता था तो उसको ज़मीन से निकाल दिया जाता था, जिससे वो बहुत जनरेशंस के, यानी उसके फादर्स जो इसके ऊपर खेती करते आ रहे थे, यानी कि पीढ़ियों से जिस ज़मीन पे वो खेती कर रहा है वो ज़मीन उससे छीन ली जाती थी. अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड. सॉरी बच्चे, बीच में थोड़ा सा ये मिस हो गया. इसे स्टडी करते हैं पहले, यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ruins कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. अगर देखिए इकोनॉमी अगर ख़त्म हो जाएगी, इकोनॉमिकल कंडीशंस अगर ख़राब हो जाएंगी, तो क्या ये पॉसिबल था कि कंपनी रेवेन्यू एज अ इनकम उसको वो बनाए रख पाए. Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved.
ज़्यादातर जो कंपनी के ऑफिसर थे उनको ये लगता था कि भी ज़्यादा जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन पे करनी चाहिए, खेती बाड़ी में करनी चाहिए, ताकि रेवेन्यू इजीली हमें मिलता रहता कि कंपनी का खर्चा तो चले कम से कम। हाउ वॉज टू बी डन, हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे किया जाए? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑफ द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। लगभग 2 दशक बीतने के बाद, यानी लगभग 20 साल कंप्लीट तकरीबन बीतने के बाद 1793 में एक परमानेंट एक इलाज निकाला गया बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। और कंडीशंस क्या थी सेटलमेंट की? द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो राजा थे और जो तालुकदार थे, जो एक छोटे छोटे एरियाज के छोटे छोटे हेड थे, उनको जमींदार का एक ओहदा दिया गया, पोस्ट दी गई। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और उनसे कहा गया कि भी आप मज़दूरों से या जो गरीब जनता है उनसे आप किराया वसूल कीजिए और उसे एज अ रेवेन्यू कंपनी को पे कीजिए। बीच में से उनको थोड़ी बहुत उनको रखने के लिए दे देते थे, तो वो लालच में लगे रहे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और जो अमाउंट थी जो लेनी होती थी वो फिक्स थी, इतने रुपए आपने इतने इतना जो उस वक्त जो भी चलता था करेंसी वो लेनी थी, तो मतलब लेनी थी। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और उसके अंदर एक कंडीशन रख दी कि इसे फ्यूचर में कभी बढ़ाया नहीं जाएगा इस अमाउंट को। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर इन रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land। और इससे ये हो गया कि भी चलो कम इस बहाने कम से कम, क्योंकि इतना रुपया आता रहेगा तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो आराम से चलते रहेंगे। और इसी दौरान जमींदार को बोला गया कि भी आप ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको टैक्स आ सके। Since the revenue demanded of the state would not be increased, the जमींदार would benefited from the increased production from the land। अब क्योंकि ये हुआ कि भी रेवेन्यू बढ़ाया नहीं जाता था, तो ज़मींदार को यहाँ से बेनिफिट होने लगा, क्योंकि फसलों का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसमें से कंपनी को तो एक फिक्स अमाउंट जानी होती थी, बाकी बीच में ज़मींदार रख लेता था। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। इससे प्रॉब्लम्स भी कुछ क्रिएट हुई। क्या हुई? कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। अब यहाँ पर कंपनी को ये पता चला कि जो ज़मींदार हैं वो एक्चुअली ज़मीनों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बीच में से बस अपना ही फ़ायदा उठा रहे हैं। द रेवेन्यू हैड that had been fixed as so high that the zamindars found it difficult to pay। अब उसके बाद हुआ ये, द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड एज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अब उसके बाद क्या किया कि ज़मींदार के ऊपर जो रेवेन्यू डाला गया वो भी थोड़ा इतना हाई कर दिया गया कि ज़मींदार को भरना मुश्किल होता गया। अब जो लोग नहीं भर पाते थे उससे उसे ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और काफ़ी सारी ज़मींदारी जो हैं वो ऑक्शंस का मतलब हो गया कि नीलाम हो गई कंपनी के थ्रू। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले जो दशक के अंदर द सिचुएशन थोड़ा चेंज हुई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। मार्केट में प्राइस थोड़े बढ़े, कल्टीवेशन जो है यानी फसलों भी का सिस्टम भी थोड़ा अच्छा हुआ। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। अब जब फसलें बढ़ेंगी, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो ज़मींदार को तो फ़ायदा होगा, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कंपनी ने तो एक फ़िक्स कर रखा है, इतना ही अमाउंट आपने देना है, कंपनी को मिलना था। इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूविंग द लैंड। और यहाँ तक कि इसमें वह भी हो गया कि ज़मींदार को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं था भी ज़मीन को इम्प्रूव करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता, उनका पैसा फिक्स था। Some had lost their lands in the earlier years of the settlement and others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of the investment। अब कुछ लोगों ने तो खेती बाड़ी छोड़ दी क्योंकि ज़मीनों के ऊपर खर्चा कर नहीं रहे थे ज़मींदार, और कुछ लोग वैसे ही मतलब अपने आप को, क्योंकि वो समझ रहे थे भी रिस्क है, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड ऑफ टीनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब बहुत सारी जो ज़मीनें होती थी जिनको वो ठेके भी जैसे लेते हैं या फिर हमले लीज पे लेते हैं, तो उनके ऊपर वो सिर्फ उसको यूज़ करते थे, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते थे। और दूसरी तरफ द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड हिमसेल्फ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जो गाँव के लोग थे वो लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में महसूस करते थे। द रेंट ही पेड टू जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट टू द ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। क्योंकि ज़मींदारों ने जो रेंट लगा रखा था बहुत ऊंचा था, और जो नहीं दे पाता तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी।
तो ये सिस्टम काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता गया। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, एक नया सिस्टम लागू किया गया। बाय द अर्ली 19th century मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई रेवेन्यू टैक्स वाले सिस्टम को चेंज करना चाहिए, बिकॉज शुरुआत में उन्होंने परमानेंट अमाउंट रखी थी, उनको तो उसमें लॉस हो रहा था, ज़मींदार सारा फ़ायदा उठा रहा था बीच में। अब वो सोचने लगे कि हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट द टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। वो कहने कि भी कैसे जो है रेवेन्यूज़ को अमाउंट को बढ़ाकर फिक्स किया जाए जिस वक्त की कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने खर्चों में, और ट्रेड व्यापार के अंदर ज़्यादा पैसा चाहिए जिस वक्त। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, ये एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एरिया है, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकनीज डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। एक नया सिस्टम लाया गया 1822 के अंदर। उस और जो बंदा ये सिस्टम लेकर, उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। 1822 में एक नया सिस्टम लेके आया था। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। उसको ये लगता था कि भी नॉर्थ इंडिया में रहता था उस वक्त, उसे लगता था कि भी गांव जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक नेचुरल कह लीजिए या फिर एक सोशल इंस्टीट्यूट है जिसे प्रिजर्व करना चाहिए, जिसे संरक्षण देना चाहिए, जिसे बचाया जाना चाहिए। इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड द राइट्स और डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि उसने काफ़ी सारे गांव में वो घूमा था, उसने इंस्पेक्शन किया था, मेजर ज़मीन वगैरह की नाप तोल की थी, वहाँ के रीति रिवाजों को उसने रिकॉर्ड किया था। तो उसे लगता था कि ये सारी चीज़ों को बचाया जाना चाहिए, इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। The estimated revenue of each plot within a village was added by the calculate the revenue that each village had to pay. अब था क्या, जो एस्टिमेट किया गया, the estimated revenue of each plot within a village was added up of to calculate the revenue that each village had to pay, कि भी कितना रेवेन्यू उनके ऊपर पड़ता था, ज़मीन पे कह लीजिए, पर प्लॉट कह लीजिए, पर ज़मीन के ऊपर हो गया। तो उस पूरे कंप्लीट को मिला के गाँव से एक फिक्स अमाउंट उन्होंने भी, एक गांव पूरा कितना करेगा, भी कितनी ज़मीन उस गांव के अंदर आती है। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, इस डिमांड को पीरियोडिकली दोहराया जाएगा, भी फिक्स वक्त टाइम के बाद, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, यानी कि परमानेंट नहीं था लेकिन कुछ फिक्स टाइम के बाद उसको दोहराया जाएगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। और इस बार जो लोगों से यानी किसानों से पैसा लेकर जो कंपनी को जमा कराने का जो काम है, वो ज़मींदार के बजाय विलेज का जो हेडमैन या सरपंच को कह लीजिए, उसको दे दिया गया। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम को महलवारी कहा गया, महलवारी सेटलमेंट। फिर आता है जी मुनरो सिस्टम। ये क्या था देखते हैं। In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. अब अगर जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का सिस्टम चलता था, वहाँ पर अगर साउथ देर वॉज अ सिमिलर मूव अवे, कुछ ऐसा ही परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर भी चल रही थी सिस्टम की, रेवेन्यू सिस्टम की। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस्ड केम टू नॉन एज द रॉयटवाड़ी, जिसे हम लोग कह सकते हैं। क्या था ये? इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड इन सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। ये जो सिस्टम था ये शुरू किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने, जो कि टीपू सुल्तान के साथ कुछ युद्ध के बाद जो एरिया छीना गया था वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो, और उसके बाद स्पेशली इसको बाद में फिर थॉमस मुनरो नाम के एक ब्रिटिशर ने इसको ढंग से सेट किया। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, और ये सिस्टम बहुत जल्दी मतलब पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। दोनों ने ये महसूस किया कि भी साउथ के अंदर कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है, यानी कि कोई हमेशा से कोई ऐसा कोई ज़मींदार नहीं है जो बहुत पहले से ज़मींदारी कर रहा हो। द
The settlement they urged had to be made directly with the cultivators, ryot जिनको नाम दिया, who had tilled the land for generations. इसलिए उन्होंने ज़मींदार के साथ कोई सेटलमेंट ना करके डायरेक्ट कल्टीवेटर्स यानी कि किसान के साथ सेटलमेंट की, जिनको उन्होंने रॉयट नाम दिया. इसी वजह से सिस्टम का नाम भी रॉयटवाड़ी था या रॉटवाड़ था. जो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस ज़मीन पे वो खेती करते आ रहे थे उनके साथ ये सेटलमेंट उन्होंने किया. देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड. उनकी ज़मीन को बड़ी सावधानी से और अलग अलग सर्वे किया गया उनकी ज़मीन के ऊपर, किसानों की ज़मीन के ऊपर, इस रेवेन्यू लगाने से पहले. मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figure protecting the rights under their charge. अब उनको ये लगता था, मुनरो को ये लगता था कि ब्रिटिश को किसानों को एज अ पैटर्नल फादर यानी अंकल या दादा के रूप में इस तरह से उनको संभालना चाहिए. ऑल वॉज नॉट वेल. अच्छा, सब कुछ ठीक नहीं था. कैसे देखते हैं. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. जब ये पूरा सिस्टम दिया, रॉयटवार्ड सिस्टम लागू किएगा, तो ये कुछ सालों के बाद देखा गया कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. कि भाई इनकम इंक्रीज करने का सोचा था उन्होंने ज़मीन से, लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड रखनी स्टार्ट कर दी. पेशेंट्स वर अनेबल टू पे, और जो किसान था वो उतनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था. रॉयट्स फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स. अब जो किसान थे वो अपनी ज़मीनों को छोड़ने के लिए मजबूर थे, और जो बहुत सारे गांव वाले थे वो भी शायद अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह जाने को मजबूर थे. यानी सब लोग बेहाल थे. ऑप्टिमिस्टिक officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. अब जो उस वक्त के जो ऑफिसर थे उनको ये लगा था भी ये जो नया सिस्टम चल रहा है किसानों को बहुत अच्छा पैसा देगा, किसानों की हालत सुधरेगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं. यानी सब कुछ उल्टा ही होता गया. जिसको वो कोई पावर देते थे वो अपनी पावर अब अलग तरीके से चलाता था. क्रॉप्स फॉर यूरोप. द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली रियल रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. अब ब्रिटिश को ये लगता था कि भाई अब खेतों में से सिर्फ किस रेवेन्यू के लिए फसलें ना उगाई जाएं, उल्टा वो ऐसी फसलें उगाएं जिनकी डिमांड यूरोप में ज़्यादा है. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. 18th century के लास्ट में लगभग कंपनी ने इस चीज़ के लिए किसानों को फोर्स करना शुरू किया भी या तो वो ओपीएम और इंडिगो के अलावा कोई और फसल ना बीजें. यानी ज़्यादा से ज़्यादा फसल ओपीएम और इंडिगो, ओपीएम मतलब अफीम, इंडिगो मतलब नील की खेती, यानी कि अफीम और नील की खेती ही किसान करें, उनको फोर्स करना स्टार्ट किया. इन द सेंचुरी and a half that followed, the British persuaded over forced cultivators in the various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, आजकल जो उत्तर प्रदेश है, वीट इन पंजाब, कॉटन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास. यानी ये कुछ एरिया पर्टिकुलर ले लिए जहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर फसल बोने के लिए किसानों को फोर्स करना स्टार्ट किया. जैसे बंगाल में जूट, असम में चाय, शुगर केन, उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर जो आजकल उत्तर प्रदेश तब यूनाइटेड प्रोविंस था, पंजाब में वीट हो गया, महाराष्ट्र कॉटन, पंजाब और राइस मद्रास में. तो ये सारे एरिया जिन्होंने पकड़ लिए. हाउ वॉज दैट दिस डन, ये कैसे किया जाए, कैसे होगा ये. द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड. ब्रिटिश लोगों ने कई तरह के तरीके यूज़ किए कि वो अपनी मर्जी की क्रॉप्स को उगवा सकें किसानों से. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक दैट स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो एक स्टोरी वो कहते हैं एक स्टोरी को आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या तरीका अपनाया. डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या रंग की कोई हिस्ट्री हो सकती है, इतिहास हो सकता है. Figure 5 and 6 are two images of the cotton print. That image on the left shows कलमकारी प्रिंट created weavers of आंध्र प्रदेश इन इंडिया. जो फिगर नंबर 5 उसमें कलमकारी प्रिंट है, जो हाथ से ये डिज़ाइन बनाया गया है साउथ इंडिया के
आंध्र प्रदेश के जो व्यूवर्स ने। ऑन द राइट इट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस बाय द विलियम मैरिस। और जो फिगर नंबर 6 में है ये स्पेशल तरह का एक कॉटन प्रिंट है जो कि विलियम मॉरिस ने बनाया है, अ फेमस पोएट एंड द आर्टिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ ब्रिटेन। और ये जो विलियम मॉरिस है ये एक बहुत फेमस पोएट है और आर्टिस्ट है 19th सेंचुरी का, ब्रिटेन का। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन टू प्रिंट्स, इन दोनों प्रिंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ सेम है, वो है बोथ यूज एज अ रिच ब्लू कलर। दोनों के अंदर ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ हुआ है, कॉमनली कॉल्ड इडिगो। और इसी ब्लू कलर को हम लोग इडिगो का नाम देते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग नील भी कह देते हैं, नीला रंग जिसको बोलते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आपको पता है ये रंग कैसे बनता है? द ब्लू दैट वॉज सीन इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इडिगो। ये जो ब्लू कलर है एक इडिगो नाम के पौधे से बनता है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इडिगो प्लांट्स एंड कल्टिवेटेड इन इंडिया। और डायरेक्टली सी बात है कि मॉरिस ने जो प्रिंट्स किए हैं 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में, वो एक्चुअली कलर जो था वो भारत से गई हुई इडिगो प्लांट से बना हुआ था। फ्रॉम इंडिया वॉज फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इडिगो इन द वर्ल्ड इन दैट टाइम। और उस वक्त भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नील प्रोडक्शन होता था पूरी दुनिया में। वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इडिगो? भारत के अंदर बोई गई इडिगो या नील के पौधों की सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों थी? द इडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स। जनरली ट्रॉपिक एरिया जो थे वहाँ पर ये बोया जाता था। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली। और 13th सेंचुरी के आसपास जो भारत का जो बोया हुआ इंडिगो था वो इटली के अंदर यूज़ होता था, इटली में क्लोथ के लिए, और फ्रांस एंड ब्रिटेन में कपड़ों को डाई करने के लिए। इन्हें 2-3 देशों के अंदर कपड़ों को डाई करने के लिए इसे काम में लिया जाता था। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड एंड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। और बहुत कम मात्रा में जो इंडिगो था, भारतीय इंडिगो था, वो यूरोप की मार्केट में जाता था और कम जाता था, इसलिए रेट ज़्यादा हाई होता था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू बी डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स कॉल्ड वुड टू मेक अ वायलेट एंड द ब्लू डाइज। और जो यूरोप के जो कपड़े के जो मैन्युफैक्चरर थे वो लोग दूसरे पौधों पर डिपेंड, जैसे वुड नाम का कोई पौधा, जैसे ब्लू या वॉयलेट कलर की डाई बनती थी। बीइंग अ पार्ट ऑफ द टेम्परेट जोन वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन द यूरोप, क्योंकि टेम्परेट जोन के अंदर ठंडे एरिया का था तो ये यूरोप में इजीली मिल जाता था। It was grown in the northern Italy, southern France, and it was and in the parts of the Germany and Britain. और ये जो वुड नाम का जो पौधा है ये नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और कुछ जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता था। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. अब क्योंकि इंडिगो आने से वहाँ के जो वुड के जो खेती करते थे उनके लिए टेंशन हो गई। उन्होंने क्या किया, अपने अपने एरियाज़ की गवर्नमेंट को प्रेशर करना शुरू किया कि भाई इंडिगो के ऊपर बैन कर दिया जाए, इंडिगो को इंपोर्ट करने में, कि इंडिगो यूरोप में जाए ही ना, वो ये चाहते थे। बिकॉज उनको पता था अगर इंडिगो आने लगता है, इजीली सस्ता मिलने लगेगा, तो वुड को कोई पूछेगा ही नहीं वहाँ। क्लोथ डाइज हाउएवर प्रेफर इंडिगो एज अ डाई। अब जो कपड़ों के जो डाई करने का जो काम होता था वो लोग इंडिगो को प्रेफर करते थे ब्लू कलर के लिए, है स्पेशली इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। इंडिगो से बहुत बढ़िया ब्लू कलर आता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम द वुड वॉज पेल एंड डल। और वहीं पर वुड से जो कलर आता था वो थोड़ा सा हल्का आता था, धीमा, यानी कि डल आता था, इतना ब्राइट नहीं होता था, चमकीला या थोड़ा सा गाढ़ा नहीं होता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. अब 17th सेंचुरी आते आते जो क्लॉथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने गवर्नमेंट को ये फोर्स किया, गवर्नमेंट को किसी तरह से मनाने की कोशिश की कि भाई इंडिगो से बैन हटाया जाए या थोड़ा बहुत छूट दी जाए, क्योंकि उनको वुड थोड़ा महंगा मिलता था। उस हिसाब से इंडिगो ज़्यादा बेटर था और बाकी क्वालिटी इंडिगो की ज़्यादा बेटर थी वुड के बजाय। The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the Englishmen in Jamaica, and the Spanish in the Venezuela. अब यूरोप के भी कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने इंडिगो की खेती स्टार्ट की। ये जो जगहों के उन्होंने नाम बताए हैं, इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। और इसी के अलावा इंडिगो के जो प्लांट्स
प्लांटेशन है जो उगाने का जो काम हुआ वो नॉर्दर्न अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी हुआ। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडिगो ग्रू फर्दर। अब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते इंडिगो की डिमांड और बढ़ गई। ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for the cloth dyes. अब ब्रिटेन के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर कपड़ों की डिमांड, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ी अचानक से। और जब क्लोथ बनेंगे तो डाई तो करने पड़े, कलर तो देना पड़ेगा कपड़ों को। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, और उसी के चलते इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। Its existing supplies from the West Indies and the American collapsed for a variety of reasons. अब वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आने वाले जो इसकी जो सप्लाई थी वो किन्हीं कारणों से वो भी बंद हो गई। Between 1783 and 1789 the production of the indigo in the world fell by half. 1783 से लेकर 1789 तक जो पूरी दुनिया में जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। और जो ब्रिटेन के जो क्लोथ डायर थे, जो कपड़े डाई वगैरह काम करते थे, फैक्ट्रीज थी, वो लोग डेस्परेटली बड़ी शिद्दत से ये ढूंढ रहे थे कि कहीं से कहाँ से इंडिगो सप्लाई मिल सकती है उनको। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस प्रोक्योर्ड, कि कहाँ से उन्हें इंडिगो, कहीं ना कहीं से उनको इंडिगो मिल जाए बस। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन का ध्यान इंडिया की तरफ गया। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ने के साथ ही कंपनी ने भारत के अंदर इंडिगो की खेती को बढ़ाने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, एक पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज, तो बाकी का जो लेसन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।